Let's come to question number 10 now. A tetrapeptide has COOH group on alanine. This produces glycine, valine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequences, that is primary structure with NH2 group is. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सभी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी. अगर हम पेप्टाइड लिंकेज को कंसीडर करें और एक पेप्टाइड लिंकेज को कंसीडर करके कोई जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा, अगर हम उसमें एक ग्रुप को जो अननोन ग्रुप है जिसे हम वेरी करके अलग अलग अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, तो उसे अगर हम वेरी करें और पेप्टाइड लिंकेज बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड आएगा CHC. ये पेप्टाइड लिंकेज है. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें वाटर के एडिशन के साथ तो दिस स्ट्रक्चर इज, दिस इज डेकापेप्टाइड और डाइपेप्टाइड विद वन पेप्टाइड लिंकेज. ओके. और इसे हम अगर करें फर्दर हाइड्रोलाइज तो हमारे पास जो बनेगा, इसे मैं स्टार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है. Right. और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के साथ अटैच्ड है वो. ओके. NH2 ग्रुप ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के साथ अटैच है. तो इसे हम अगर दोनों स्ट्रक्चर को बनाएं, इधर हमने इसे R' इसलिए किया है बिकॉज वो दोनों टू डिफरेंशिएट राइट. तो जो हमें गिवन है टेट्रापेप्टाइड, उसमें 4 अमीनो एसिड्स होंगे. टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए जो पेप्टाइड लिंकेज होंगी वो कितनी होंगी 3. हमें पता है कि अगर n अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो n-1 पेप्टाइड लिंकेज होती हैं. राइट, दैट इज ऑब्वियस. तो इसमें हमें ये भी पता है कि जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. हमने इनिशियली पढ़ा था कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के. ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो एन टर्मिनल पर नहीं आ सकता. और हमें गिवन है कि जो एन टर्मिनल वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव से अटैच है, क्वेश्चन में गिवन है. तो हमारे पास जो एन टर्मिनल के साथ होगा वो नहीं अटैच हो सकता, कांट बी ऑन एन टर्मिनल. तो एन टर्मिनल के साथ नहीं हो सकता, तो मतलब जो COH ग्रुप होगा एलानिन पार्ट का वो C टर्मिनल पोजीशन पर होगा. COH ग्रुप एलानिन पार्ट का, जो एलानिन का COH ग्रुप होगा वो टर्मिनल होगा. टर्मिनल कार्बन टर्मिनल की जो पोजीशन होगी उस पे प्रेजेंट होगा. और अगर हम इन सब केसेस को कंसीडर करके जो पॉसिबिलिटीज, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास, उनको लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगे जैसे कि फिनाइल एलानिन, देन ग्लाइसिन, देन वेलिन, देन एलानिन. और इसी तरह से फिनाइल एलानिन, वेलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड एलानिन. एलानिन हमेशा सेम टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा क्योंकि जो एलानिन है उसका जो कार्बन एटम है वो टर्मिनल C टर्मिनस की तरह वर्क कर रहा है. राइट. तो हमारे पास एक ये भी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें एलानिन वहां रहेगा, और एलानिन वहां रहेगा और जो ग्लाइसिन है उसके साथ अमीनो एसिड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है क्योंकि जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. तो हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो इसमें हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एन टर्मिनल में कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है, हमें सिर्फ C टर्मिनल का ध्यान रखना है. और एक बात का ध्यान रखना है कि जो एन टर्मिनल के साथ अटैच है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. राइट. So this question had a lot of cases, and we need to be careful that we do not skip out on any of them, right? So yeah, that was question number 10. Right. Moving on to question number 11. The total number of distinct naturally occurring amino acids obtained by complete hydrolysis of the peptide shown below is. तो हमें एक पेप्टाइड दिया हुआ है और हमें total number of distinct naturally occurring amino acids निकालना है. Naturally occurring is also important because there are amino acids which are man-made, right? So yeah, we come to the solution for this question. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें गिवन है एक पेप्टाइड
स्ट्रक्चर जिसमें हमें गिवन है कि इसका अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कितने होंगे। तो हम इसे हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि इसके हाइड्रोलाइज करने के बाद हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स आएंगे और उनमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने नेचुरली अकरिंग है। तो जहाँ जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है हमें वहीं से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने कंडेंस किया था तब हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाते वक्त वाटर को एलिमिनेट किया था। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वाटर को ऐड करना पड़ेगा जितने भी मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिवन है तो एनी नंबर ऑफ मोल्स कैन बी यूज्ड ऑफ वाटर। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होगी हम उसे ब्रेक कर देंगे। तो जहाँ पर भी नाइट्रोजन कीटोनिक कार्बन से लिंक्ड होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है, राइट? ओके, क्योंकि हमें पता है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप होता है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं और वाटर एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास C+O NH टाइप का पेप्टाइड लिंकेज आ जाता है। तो अब इधर हम जितने भी पॉसिबल पेप्टाइड लिंकेज होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो हमें मोनोमर्स मिलेंगे यानी जो अमीनो एसिड्स मिलेंगे उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स आएंगे, जैसे ही हम इस कंपाउंड अगर हम इस कंपाउंड को A लेबल कर दें, हम A को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स आएंगे उनमें से एक होगा NH3 प्लस CH2 COO नेगेटिव प्लस COO नेगेटिव CHC एमी होल थ्राइस मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ, NH3 पॉजिटिव। और इसी तरह से हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी गिवन है, साइक्लिक अमीनो एसिड्स जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें भी CO2 नेगेटिव NH3 पॉजिटिव और प्लस एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर अब हम इन चारों स्ट्रक्चर को ध्यान से विजुअलाइज करें तो हमारे पास सोल्व करने के बाद तो हमने हर पेप्टाइड लिंकेज को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके देखा है, राइट। तो जब हम इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास ये 4 अमीनो एसिड्स आएंगे। इन 4 अमीनो एसिड्स में से हमें पता है कि नेचुरली अकरिंग टोटल कितने होते हैं। टोटल नेचुरली अकरिंग होते हैं हमारे पास 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं और उनमें से ग्लाइसिन एक है। तो ये टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी 3 सिंथेटिक है या नेचुरली अकरिंग है ये हमें डाटा पहले से पता होना चाहिए। और ये जेई के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये जेई एडवांस्ड 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नेचुरली अकरिंग है या नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ग्लाइसिन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो नेचुरली अकरिंग है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा 1। सो द रेस्ट ऑफ देम आर नॉट नेचुरली अकरिंग। ये टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो उससे हो जाएगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली बच्चे छोड़ देते हैं पेपर में। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिसेंटली आया है 2014 में, तो इम्पॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं आगे भी। तो मतलब आगे ध्यान रख सकते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बेसिक है, पेप्टाइड लिंकेज का भी बेसिक है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स का भी बेसिक है, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरली अकरिंग कौन सा है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, राइट? ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11. Moving on to question number 12. Which description fits the following sugar best? तो हमें एक शुगर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि वो स्ट्रक्चर कीटोज है या एल्डोज है, फ्यूरेनोज है या पायरेनोज है, अल्फा है या बीटा है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लीनियर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन से। तो अगर हम देखें कि हैवर्थ प्रोजेक्शन में जो कार्बन नंबर 1 है, अगर उस पर CH2OH होता है और कार्बन नंबर 2 पे कीटोनिक ग्रुप होता है, 3rd, 4th, 5th और 6th
सिक्स पे भी CH2OH होता है। यहाँ पर एक H होता है, एक OH होता है, HOH HOH। तो यहाँ पर Right. जो कार्बन की अगर हम लेबलिंग करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो अगर फिफ्थ कार्बन का OH सेकंड वाले कीटोनिक ग्रुप पर अटैक करे और एसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन हो, तो अगर हम इसमें देखें कि ऐसा ही हो रहा है हमारे पास, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। इसमें हमने देखा कि अगर हम इसे खोलने की कोशिश करें स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव करके, कट करके, तो हमारे पास जो कार्बन नंबर फिफ्थ पे OH ग्रुप था, यहाँ पर एक H लगा हुआ है, हमने शो नहीं किया है जनरली। तो अगर हम देखें फिफ्थ कार्बन पर जो OH ग्रुप है उसने कार्बन नंबर सेकंड के कीटोनिक ग्रुप पर अटैक किया है और उसे फर्दर OH में बना दिया है। तो इसमें देखने के बाद हमारे पास जो रिंग आ रही है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 5 मेंबर्ड रिंग होती है जो, वो जनरली फ्यूरेनोज होती है और 6 मेंबर्ड रिंग पायरेनोज होती है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेनोज है। राइट। तो पायरेनोज वाले स्ट्रक्चर्स एलिमिनेट हो गए, ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। और अब अगर हमें चेक करें अल्फा है या बीटा है, क्योंकि हमारे पास दोनों गिवन है कीटोज A और C ऑप्शन में, और हमें पता भी है ये कीटोज है क्योंकि हमने इसकी लीनियर चेन बनाया है। स्ट्रक्चर लीनियर चेन स्ट्रक्चर में देखें तो COO बॉन्ड ग्रुप है, तो ये कीटोज है। और कीटोज एल्डोज हम इससे देखते हैं कि अगर कीटोन प्रेजेंट है तो उसे कीटोज बोलते हैं, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे एल्डोज बोलते हैं। ओज जनरल कन्वेंशन है। राइट। और अब इसमें हमें अल्फा और बीटा में डिफरेंशिएट करना है। तो जो रिंग में जिस पर अटैक किया है, जिस कार्बन पर, कार्बन नंबर सेकंड पर, अगर हम इस डायरेक्शन से व्यू करें इसे कंपाउंड को, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज से लीस्ट ऑक्सीडाइज में हम बनाते हैं जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस डायरेक्शन से व्यू करें तो जो सेकंड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, बीटा स्ट्रक्चर। तो हमारा पास सॉल्यूशन होगा C, यानी कीटोज, फ्यूरेनोस एंड बीटा। राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमें उसे लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना था, पता करने के लिए कि वो कीटोज है या एल्डोज है। राइट। राइट। सो बेसिकली विथ प्रैक्टिस ये जो कन्वर्जन है ये हमें आने लगेगा। थोड़ा अभी डिफिकल्ट लग सकता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी रिंग को लीनियर स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें, कौन से नंबर का कार्बन किस पे अटैक कर रहा है। सो फॉर दैट वी रिक्वायर प्रैक्टिस। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12. Now we come to question number 13. Write the structure of alanine at pH is equals to 2 and pH is equals to 10. Let's see the solution. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि pH 2 और pH 10 पर जो स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन है, जो कि एक अमीनो एसिड है, इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम देखें इसमें pH 2 यानी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और pH 10 यानी बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उस इंस्टेंट पर। एलानिन क्या होता है, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर में R को, अगर हम अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इस R को CH3 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एलानिन का स्ट्रक्चर आता है। तो अगर हम देखें COH NH2 लोन पेयर CH3 एंड H, ये हमारे पास एलानिन है। जब हम इसके pH को 10 कर देते हैं, pH 10 यानी बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उस इंस्टेंट पर। राइट। तो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या होगा, pH 10 पर जो अमोनिया है ये वैसा एज इट इज रहेगा, और जो ये एसिडिक ग्रुप है इसमें से जो H प्लस है वो रिमूव हो जाएगा, इसमें से H प्लस निकल जाएगा। जो हमारे पास ऑब्जर्व होगा हमारे पास वो होगा NH2 लोन पेयर CH3 HCOO नेगेटिव। राइट। तो ये यहाँ पर बेसिक हो चुका है। और यहाँ पर जब हमने देखा था यहाँ पर न्यूट्रल था क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप था और एक बेसिक ग्रुप था। सिमिलरली अगर हम देखें एसिडिक pH पर क्या होगा, pH इक्वल्स टू 2 पर, pH इक्वल्स टू 2 पर जो NH2 है वो एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद एसिडिक हो जाएगा, और जो एलानिन का स्ट्रक्चर है उसमें COH मेंटेन रहेगा, CH3 वैसा का वैसा रहेगा, H वैसा का वैसा रहेगा, और जो NH2 है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और NH3 प्लस बना देगा। तो अब हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो तीन हमें गिवन है स्ट्रक्चर्स, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। राइट। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो, और आपको बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड carbohydrates, all these should be remembered, right? So yeah, that was question number 13.
Now we come to question number 14, which is a subjective type question. Aspartame, an artificial sweetener, is a peptide and has the following structure. Find A. Identify 4 functional groups. B. Write zwitterionic structure. C. Write the structure of the amino acids obtained from the hydrolysis of aspartame. D. Which of the 2 amino acids is more hydrophobic? So, let's start solving this question. अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देखें, मतलब जो हमसे क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट डी है, उसमें हाइड्रोफोबिक पूछा हुआ है. हाइड्रोफोबिक वो होते हैं, अगर कोई पार्ट हाइड्रोफोबिक कब होगा, जब वो कार्बन चेन होगी, प्योरली कार्बन चेन, उसमें कोई भी आयनिक पार्ट नहीं प्रेजेंट होगा. क्योंकि आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है. फिलिक मतलब लवर, तो वो वाटर सिंस वाटर पोलर है तो आयनिक पार्ट उसके साथ रिएक्ट कर सकता है. और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कार्बन चेन है उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. पहले हम ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करेंगे. तो पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि आइडेंटिफाई 4 फंक्शनल ग्रुप्स. तो हम देख सकते हैं इसमें कि एक तो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, एक यहाँ पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, और एक यहाँ पर जो हमने पेप्टाइड लिंकेज से बनाया है एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ये Right, these are the functional groups which are present. एमाइड ग्रुप, अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हमारे पास एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है. तो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास जो 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक अमीन, अमाइड, एस्टर और कार्बोक्सिल. Okay. तो जो बी पार्ट करना है इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा. बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर बनाना है. और हमें पता है कि ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर क्या होता है. जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है वो अमीन एक्सेप्ट कर लेता है, अमीन एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, जो हमारे पास ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर आता है. बेसिकली वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइप रिएक्शन होता है. H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 प्लस बना लेता है अमीन ग्रुप के साथ, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा. यहाँ पर जो COH था उसका H प्लस, जो COH था उसका H प्लस अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा फाइनल वो कुछ इस तरह का दिखेगा. इसे यहाँ पर कट करते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम कंप्लीट करें तो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, NH, CH, CH2, C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH3. तो इसमें स्ट्रक्चर सेम रहा है जो भी पेप्टाइड गिवन है हमें, बस इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आया है कि जो COH का प्रोटॉन था उसे अमीन ग्रुप के जो बेसिक नेचर था उसके कारण उसने एक्सेप्ट कर लिया है. राइट. तो ये हमारे पास ज्विटर आयन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती होगी. काफी ज्यादा होती है, और ये इसमें ये pH 7 पर एग्जिस्ट करता है. ओके, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है तो राइट. तो इसमें ये जो सोल्ट बनता है इसे ज्विटर आयन बोलते हैं बेसिकली. तो अगर हम पार्ट सी को सोल्व करने की कोशिश करें, हमें जो गिवन स्ट्रक्चर है इसे हाइड्रोलाइज करना है. गिवन स्ट्रक्चर का नाम ही लिखेंगे हम, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कन्फ्यूजन रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो इसलिए हम एस्पार्टेम के हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हमें जो गिवन पेप्टाइड लिंकेज है उसे ब्रेक करना पड़ेगा. तो जब हम पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो 2 अमीनो एसिड्स मिलेंगे वो होंगे, एक जिसे हम नंबर 1 दे रहे हैं, प्लस जो दूसरा अमीनो एसिड होगा वो होगा हमारे पास CH2, C6H5, CH, COOH, NH2, और इसके साथ हमारे पास एक CH3OH मिलेगा. क्योंकि इधर हमने ऑब्जर्व किया एक पेप्टाइड लिंकेज है और 3 कंपाउंड है, तो यहाँ पर 2 कंडेंसेशन रिएक्शन होंगी. इस पूरे पेप्टाइड को बनाने के लिए जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगी वो 2 होंगी, और उसे हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर्स रिक्वायर्ड होंगे. राइट. तो ये हुआ हमारा पार्ट सी, जिसमें हमने इसको हाइड्रोलाइज करके जो अमीनो एसिड्स मिले उन्हें लिखा और हमें 2 अमीनो एसिड्स मिले. अब पार्ट डी देखने हैं. अब हमें जो सी पार्ट में हमने निकाला है उन दोनों में से हमें देखना है कि कौन से वाला पार्ट
हाइड्रोफोबिक होगा। अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट जो सेकंड पार्ट है उसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिनाइल ग्रुप सिंपली कार्बन चेन है, और जो फर्स्ट है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और प्लस NH2 के कारण पोलैरिटी भी है, और इन दोनों में से हमें मोर पूछा गया है। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम है, अगर इस पार्ट को कंपेयर करें फर्स्ट के और इस पार्ट को कंपेयर करें, बाकी के पार्ट को कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप में पोलैरिटी तो होगी क्योंकि हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पोलर होगा और ये कम पोलर होगा, और हमें पता है कि इसे हाइड्रोलाइज जो वाटर होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है और सेकंड स्ट्रक्चर है, उनमें से जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन चेन, और जो फर्स्ट है उसमें हेटेरो एटम के प्रेजेंस की वजह से वो हाइड्रोफिलिक होगा। राइट तो इस क्वेश्चन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि जितनी ज़्यादा कंपाउंड की पोलैरिटी होती है उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफिलिक होता है। राइट ओके, सो it was a subjective type question, and we should be very careful in such questions, right? Because we don't have options to give us a guess of what the answer might be, right? ये चारों ऑप्शंस लिंक्ड हैं एक दूसरे से, चारों पार्ट क्वेश्चन के, तो हमें सीरियल वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। Right, that was question number 14.